हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई चैप्टर नंबर 10 बूढ़ी काकी, जो पूरक पठन है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। ठीक है बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? बूढ़ी काकी। आज हम पढ़ने वाले हैं बूढ़ी काकी। ठीक है, परिचय जानेंगे लेखक का, उसके बाद उनकी कृतियाँ जानेंगे, फिर गद्य संबंधी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर्स में रीड करूँगी, जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो दूंगी, कठिन शब्द जो आएंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगी, और चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दिया रहता है वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 10 बूढ़ी काकी। ठीक है बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम क्या है? बूढ़ी काकी, जो एक पूरक पठन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। पहले हम परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1880 लमही उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, परिचय जान लेते हैं। आप प्रियतम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही अपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये था हमारे प्रेमचंद जी का परिचय। अब आगे हम इनकी कृतियां देख लेते हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियां, कहानी संग्रह है, गोदान, गवन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास है, प्रेम की वेदी, करबला संग्रह, नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गर्ल्स वर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, अनुवाद। ठीक है बच्चों, ये थी इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं। किसकी? प्रेमचंद जी की रचनाएं थी। आगे हम देखते हैं गद्य संबंधी इन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी के समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गजनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखते हुए प्रेरित किया है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे प्रेमचंद जी और इनकी गद्य संबंधी जो हमें इस पाठ के जरिए बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। पुनर्आगमन का पर्यायवाची लिख लीजिए बच्चों, दोबारा से आना। ठीक है, बूढ़ी काकी में जीव्या स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी। जो बूढ़ी काकी हैं, जीव्या यानी कि जीव के स्वाद के सिवा और कोई उनकी चेष्टा यानी कि कोई और भी उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता था। और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। ठीक है, ये बूढ़ी काकी की कहानी है बच्चों। उनको अपने कष्टों और रोने के सिवा और कोई चीज़, कोई सहारा नहीं था। ठीक है, समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जितनी समस्त इंद्रियां थी उनकी, वो सारे हाथ, पैर, सब चीज़ें, नेत्र उनके जवाब दे चुके थे, यानी कि बूढ़ी हो चुकी थी वो, तो सारी चीज़ें घिस गई थी उनकी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वो रोने लगती थी। ठीक है बच्चों, कौन रोने लग जाता था? बूढ़ी काकी। यानी कि टाइम पे उन्हें खाना नहीं मिलता था, उनके विरुद्ध उनके हिसाब से कोई काम नहीं होता था, तो एक ही चीज़ उनको आता था, वो रोने लग जाती थी। ठीक है बच्चों, प्रतिकूल यानी कि उनके विरुद्ध कोई काम का होता था तो वो रोने लग जाते। कौन रोने लग जाता था? बूढ़ी काकी। ठीक है, कौन सी इंद्रियां उनके जवाब दे चुकी थी? नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुकी थी, समस्त इंद्रियां। ठीक है,
अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। ठीक है, कैसे रोती थी बच्चों? गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे रोती थी वो? गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। कालांतर यानी कि काफ़ी समय हो चुका था। ठीक है, उनके जो पति देव थे यानी कि जो बूढ़ी काकी थी, उनके जो पति देव थे उनको मरे हुए काफ़ी समय हो चुका था। कालांतर यानी कि काफ़ी समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी कि बेटे जो थे उनके वो भी चल बसे थे, अभी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवा और कोई ना था, यानी कि बूढ़ी काकी के रिश्ते में सिर्फ एक भतीजा था उनका। ठीक है, भतीजे के सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। जितनी भी संपत्ति थी बूढ़ी काकी की, उन्होंने उस भतीजे को अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अंडरलाइन कर लीजिए, किसे संपत्ति लिख दी थी? भतीजे को सारी संपत्ति उन्होंने लिख दी थी। लिखते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। ठीक है, किसने वादे किए थे? लंबे चौड़े, भतीजे ने लंबे चौड़े वादे किए थे। किंतु वो सब वादे केवल कुल्ली डिपो के दलालों के दिखाए गए सब्ज बाग थे। ठीक है, यानी कि सब्ज बाग यानी कि प्रलोभ जो लालच होता है ना, उसे कहते हैं। ठीक है, तो जब ये लिखवाना था उनको, संपत्ति लिखवानी थी, तो वो लोभ वोभ देके कि मैं सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान दूंगा, ये है वो है, सारी चीज़ें उन्हें करा के बूढ़ी काकी से अपनी सभी जमीन जायदाद अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, अपने नाम लिखवा लिया। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम ना थी। ठीक है, तो जो संपत्ति थी ना बच्चों, उसकी वार्षिक आय यानी कि जो साल भर की आय थी वो 150 रुपये से कम ना थी। उस जमाने में 150 रुपये बहुत होता था। यद्यपि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाइयों से मिलता था, यानी कि इतना सब देने के बावजूद भी उन्हें पेट भर खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। अब उनके भतीजे का नाम क्या है बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिए, बुद्धिराम। ठीक है, उनकी अर्धांगिनी यानी कि उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था रूपा। किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? रूपा था। और भतीजे का नाम क्या था? बुद्धिराम था। ठीक है, बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। उनका स्वभाव कैसा था बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिए, सज्जन थे। स्वभाव से क्या थे? सज्जन थे, सीधे साधे थे। किंतु उसी समय तक जबकि उनकी कोस पर कोई आँच ना आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो रूपा का स्वभाव था बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए, रूपा का स्वभाव जो था वो तीव्र था। कैसा था स्वभाव? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि रूपा का स्वभाव कैसा था? तीव्र था, लेकिन ईश्वर से कहीं ना कहीं डरती थी, भगवान से कहीं ना कहीं उसे डर लगता था। ठीक है, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ही खलती थी। किसको खलती थी? उसकी तीव्रता, यानी कि बहुत तेज़ थी, कुछ भी बोल देती थी वो। तो बूढ़ी काकी को बहुत गुस्सा आता था इस बात पर, तीव्रता उसकी बहुत खलती थी, उनको गुस्सा आता था। जितनी बुद्धिराम की भल मानस साहत। ठीक है, भल मानस साहत यानी कि अच्छाई, सज्जनता, सराफत जिसे कहते हैं। ठीक है, और उतनी ही उनको बुद्धिराम की सराफत जो थी, सज्जनता थी, वो अच्छी लगती थी, और उतनी ही उनको बुरी लगती थी रूपा की तीव्रता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं, पैराग्राफ समझ में आ गया सबको? आगे देख लेते हैं। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचारों का खेद होता था। अब कभी कभी उन्हें दुख होता था कि मैं अपनी बूढ़ी काकी को इतना कष्ट देता हूँ, उनकी दी हुई संपत्ति में रहता हूँ, उनका दिया खाता हूँ, तो भी मैं इतना कष्ट देता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसे खेद होता था, दुख होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ, यानी कि इतनी संपत्ति उन्होंने मुझे दी है, इसकी वजह से मैं अच्छा इंसान बन बैठा हूँ। लड़कों को, बुढ़ों को स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी और सताया करते। विद्वेष का कठिन शब्द होता है बच्चों नफरत,
और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करती। यानी कि माता पिता जो थे यानी कि बुद्धिराम और रूपा इस तरह से व्यवहार करते थे बूढ़ी काकी के साथ, तो उनके जो बच्चे थे ना वही सीखेंगे ना, जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। तो उनके बच्चे भी वही करते थे। क्या करते थे? कोई चुटकी काट कर भागता था, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था, यानी कि गार्गल जो हम कहते हैं ना, मुंह साफ करके जो गार्गल करते हैं, फेंकते हैं ना उसको बेसिन में, वही वो उनके ऊपर कर देते थे। ठीक है, तो बच्चे भी वही देखते थे, वही सीखते थे, वही करते थे। काकी चीख मार कर रोती, यानी कि कहेंगे अब कोई भी तुम्हारे ऊपर कुल्ली करे, चिमटी काटे तो चिल्लाओगे ना, गुस्सा करोगे। तो बूढ़ी काकी भी बेचारी बूढ़ी थी तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आता था, रोने लग जाती थी, चिल्लाने लग जाती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती। क्रोधातुर यानी कि क्रोध में आकर बहुत गुस्सा होती थी और बच्चों की गालियाँ देने लग जाती थी। तो रूपा घटना स्थल पर पहुँचती। तो रूपा जो होती है जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पर पहुँचती थी। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदापि भी प्रयोग ना करती थी। यानी कि जिह्वा यानी कि जीव, कृपाल यानी कि तलवार की तरह। तो यहाँ पर जब वो पहुँचती थी रूपा, तो बूढ़ी काकी एकदम ही चुप हो जाती थी, अपनी जीभ का प्रयोग नहीं करती थी बिल्कुल। ठीक है, संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह कौन है देखते हैं। संपूर्ण परिवार यानी कि पूरे परिवार में किसी को यदि काकी से प्रेम था तो वो कौन है देखते हैं। वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। ठीक है, किसी को यदि प्रेम था बूढ़ी काकी से तो कौन थी वो? बुद्धिराम की छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था लाडली। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लड़की का नाम क्या था? लाडली। किसको प्रेम था बूढ़ी काकी से? लाडली को प्रेम था। ठीक है, आगे देखते हैं। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चवैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यानी कि जो लाडली थी ना, बुद्धिराम की छोटी लड़की थी, अपने दोनों भाइयों के भय से यानी कि डर से वो जो भी उसके हिस्से का मिलता था, मिठाई मिलती थी, चवैना मिलता था, तो वो सब बूढ़ी काकी के पास बैठकर वो खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, यानी कि यही उसका रक्षा करने वाला था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। तो यहाँ समय कैसा था बच्चों? रात का समय था। अंडरलाइन कर लीजिए। बुद्धिराम के दरवाजे पर क्या बज रही थी? शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे क्या कर रहे थे? विस्मयपूर्ण यानी कि आश्चर्यचकित होकर गाने का रसास्वाद यानी कि इंटरेस्ट से सुख ले रहे थे। कहीं ना कहीं गाने सुनकर सुख आनंद होता है ना, वो ले रहे थे। ठीक है, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। किस पे मेहमान विश्राम कर रहे थे? चारपाइयों पर मेहमान जो थे विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। तो उसमें से दो एक क्या थे? अंग्रेजी पढ़े, यानी कि थोड़े पढ़े लिखे नवयुवक थे, इन व्यवहारों में उदासीन थे। वो इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रतिकूल यानी कि विपरीत। तो जहाँ गवार की मंडली होती ना बच्चों, वहाँ पढ़े लिखे लोग कुछ बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, गवारों की मंडली थी तो वहाँ पर पढ़े लिखे एक दो लोग थे, वो अपनी बातें नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, तो वो विपरीत थे, बिल्कुल अलग थे उनसे। ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को? आगे देखते हैं। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुख राम का तिलक था। किसका तिलक था बच्चों? बुद्धिराम के बड़े लड़के मुख राम का तिलक था। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे। या उसी का उत्सव था, यानी कि जो शहनाई बज रही थी ये इसी वजह से बज रही थी क्योंकि उसका तिलक था। किसका तिलक था? मुखराम का तिलक था। किसके लड़के के? बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। स्त्रियां क्या कर रही थी? घर में गा रही थी और रूपा कहीं ना कहीं मेहमान आए हुए थे तो भोजन वगैरह कराने के लिए वो व्यस्त थी। कौन व्यस्त था? रूपा व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़ रहे थे, यानी कि कढ़ाई चढ़ी हुई थी, भट्टियों यानी कि आग पर चढ़ी हुई थी। एक में पूड़ियाँ कचौरियाँ निकाल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे, यानी कि पूड़ी कचौरी बन रही थी, दूसरे पकवान भी बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, तरकारी यानी कि सब्जी वगैरह पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैल रही थी, यानी कि भूख बढ़ाने वाली जो खुशबू थी वो पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैल रही थी। ठीक है, सुगंध जो थी वो चारों तरफ फैल रही थी।
बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। शोकमय विचार यानी कि दुखी थी, कहीं ना कहीं कोई उनको पूछ नहीं रहा था, बूढ़ी काकी दुखी थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। कहीं ना कहीं वो पूड़ी कचौरियों की, तरकारियों की और ये खुशबू आ रही थी उनको बार बार, तो कहीं ना कहीं वो बेचैन हो रही थी। कौन बेचैन हो रहा था? बूढ़ी काकी, क्योंकि उन्हें खाने का बहुत शौक था, तो कहीं ना कहीं उनके जीभ से पानी निकल रहा था, वो कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे थे। ठीक है, कैसी सुगंध है। कौन कह रहा है ये बात? बूढ़ी काकी कह रही हैं। ठीक है, अब मुझे कौन पूछता है, वो कह रही हैं, अपने आप से बड़बड़ा रही हैं, कह रही हैं मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब मेरे ऐसे भाग कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिली। ठीक है, अब वो अपना विचार करती हैं, कहती हैं मुझे तो रोटियों तक नहीं मिलती हैं, तो मुझे कहाँ पूड़ियाँ मिलेंगी। यह विचार कर उन्हें रोना आया। ठीक है, ये विचार सोचते सोचते कहीं ना कहीं बेचारी बूढ़ी थी और उन्हें खाने तक नहीं मिलता था, बेचारी रोने लग जाती हैं। कलेजे में हुक सी उठने लगी। हुक सी उठना यानी मुहावरा है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए, मन में वेदना उत्पन्न होना। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, मुहावरा आया है हुक से उठना यानी कि कलेजे में हुक से उठना यानी कि मुहावरा है मन में वेदना उत्पन्न होना। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं रूपा का भय था और कहीं ना कहीं फिर से वो मौन धारण कर, यानी कि चुप हो जाती है बेचारी, कुछ नहीं कह पाती हैं, दुखी हो जाती है, चुप हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पैराग्राफ। चलिए आगे देखते हैं। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। अब वो कह रही हैं कि फूल जो है हम घर में सूंघ सकते हैं, वाटिका यानी कि बगीचे की, उद्यान की अलग ही बात होती है। उद्यान में हम जब जाते हैं, बगीचे में हम जाते हैं, तो अलग अलग तरह तरह के फूल पौधे सब दिखते हैं, तो अलग ही बात रहती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास जा पहुंची। ठीक है, अब बूढ़ी काकी जो क्या करती हैं, वो अपने हाथों के सहारे, अपने हाथों के बल पर सरकती हुई, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी, तो रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा पहुंचती हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ पहुंच जाती हैं? कढ़ाई के पास जाकर पहुंच जाती हैं। रूपा उस समय कारभार में उद्विग्न हो गई थी, यानी कि उदास और हताश हो गई थी। कौन? रूपा। ठीक है, कहीं ना कहीं मेहमान आए हुए थे, ढेर सारा काम था, कहीं ना कहीं थक गई थी। कभी इस कोठे से, आगे देखते हैं, कोठे में जाती थी, कभी उस कोठे में, यानी कि छत से उस छत पर जाती थी, कभी कहाड़ के पास जाती थी, कभी भंडार में जाती थी। भंडार यानी कि स्टोर रूम में जाती थी। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने लगी। ठंडाई यानी कि शीतल पेय, यानी कि ठंडा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ ऐसा, तो वो मंगा रहे हैं महाराज, तो वो देने लग जाती हैं। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है? विलम्ब यानी कि कितना देर है अभी खाना बनने में? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। ठीक है, अकेली स्त्री थी, दौड़ते भागते हुए थक गई थी। कौन थक गया था? रूपा थक गई थी। झुझलाती थी, कुर्ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी, क्योंकि मेहमान भी घर पे थे। चिढ़ रही थी, कहीं ना कहीं कुड़ रही थी, क्रोध आ रहा था उसे, लेकिन वो इतना मौका ही नहीं था, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो गुस्सा करे। भय होता था कहीं पड़ोसी या ना कहने लगे, कि इतने में ही उबल पड़ी। उबल पड़ी मुहावरा है, लिख लीजिए, यानी कि गुस्सा होना, यानी कि कहीं कोई सुन ना ले, भाई मेहमान आए हुए हैं घर पे, तो इतने से ज़रा सा काम में ये थक गई, ऐसा ना कोई कहने लग जाए। ठीक है, कुड़ना यानी कि खींचना। ठीक है, और प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। कंठ यानी कि गला जो था उसका सूख रहा था। किसका? रूपा का सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जा रही थी। फूकी यानी कि गर्मी के मारे उसे कहीं ना कहीं बहुत गर्मी लग रही थी, परंतु इतना अवकाश ही नहीं था कि ज़रा पानी पी के पंखा लेकर झले, यानी कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो थोड़ा सा आराम कर ले, पंखा झरे, यानी कि पंखा वंखा चला ले, थोड़ा सा बैठ जाए। ठीक है, और यह भी खटका था कि जरा आँख हटे और चीज़ों को लूट मची। कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि उसकी आँख हटेगी, कहीं ना कहीं लोग सामान जो है अक्सर करके हलवाई जो लोग होते हैं गांव वगैरह में, तो वो सामान चुराने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रूपा को यही था कि मेरी आँख हटेगी तो कहीं ना कहीं चीज़ों की लूट होने लग जाएगी, यानी कि लोग चोरी करने लग जाएंगे कहीं ना कहीं चीज़ों की।
ठीक है, क्योंकि मेहमान बहुत सारे लेबर घर में घूम रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसे डर था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखा तो जल गई। अब कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आता उसको, देखते रेंगते हुए बूढ़ी काकी जो है वो जहाँ पर खाना बन रहा था वहाँ जाकर बैठ जाती हैं वो। तो ये देखते बराबर अब रूपा को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध ना रुक सका। अब उसका क्रोध जो है अब नहीं रुक पाया भैया। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्होंने दोनों हाथों से झटक कर बोली। अब वो क्या करती है, बूढ़ी काकी पर जाकर झपटती है और जाके झटक कर उनको बोलती है। क्या बोलती है, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। अब गुस्सा करती है, तुम्हारे पेट में बहुत आग लगी हुई है। मुहावरा है बच्चों, लिख लीजिए, पेट में आग लगना यानी कि बहुत तेज भूख लगना। अब कहती है, गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारे पेट में इतनी आग लगी है, भाड़ हो गया है क्या तुम्हारा पेट? पेट नहीं, भाड़ हो गया है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? ये सारे क्वेश्चन कौन कर रहा है, ये सारे कौन कह रहा है? ये सारी बातें रूपा कह रही है बूढ़ी काकी से। ठीक है, अभी मेहमानों में नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, जब तक धैर्य ना हो सका। अब कहीं ना कहीं फिर गुस्सा कर रही कि मेहमान नहीं खाए हैं, भगवान को भोग नहीं लगा है और तुमको रुका नहीं जा रहा तुमसे, आकर छाती पर सवार हो गई हो। छाती पर सवार हो गई यानी कि मुहावरा है सर पर सवार होना। ठीक है, छाती पर सवार होना यानी कि सिर पर सवार होना। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। इतना ठूसती हो, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। इतना ठूसती यानी कि ना खाती हो, ठूसना यानी कि खाना, भस्म यानी कि ख़त्म। इतना सब खाती हो, ठूसती हो, पता नहीं कहाँ चला जाता है तुम्हारा। तो इस तरह से रूपा जो है ये सारी बातें बूढ़ी काकी को सुना रही। ठीक है बच्चों, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ। अब गुस्सा करती है, कहती है भला चाहती हो ना, जाकर कोठरी में बैठ जाओ, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा। गुस्सा करती है, फिर से कहती है जब घर के लोग खा लेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। अब यहाँ गुस्सा फिर से कहती है कि तुम कोई भगवान नहीं हो कि लोगों के मुंह में पानी ना जाए और तुम्हें पहले ही भोग लग जाए। इस तरह से गुस्सा करती है। कौन गुस्सा करता है? रूपा गुस्सा करती है। किस पे गुस्सा करती है? बूढ़ी काकी पर गुस्सा करती है। भला बुरा उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। पश्चाताप यानी कि पछतावा कर रही थी, दुख होने लग जाता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, कहीं ना कहीं उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आ रहा था, अपने आप को ही गुस्सा हो रही थी, अपने आप पे वो हो रही थी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अपनी जल्दबाजी पर दुख था, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सही बात था कि भोग नहीं लगा था, मेहमान लोग खाना नहीं खाए थे और घर के लोग कैसे खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। किसे? बूढ़ी काकी को हो रहा था। ठीक है बच्चों, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुके हैं घर वाले कैसे खाएंगे। अब यहाँ पे बूढ़ी काकी कह रही हैं सही बात है, जब तक मेहमान लोग खाना ना खाए हों और घर वाले पहले खाने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे इतनी देर भी ना रहा गया। वो अपने आप को कोसती है, कहती मुझे इतना देर भी ना रहा गया, मुझसे मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। सबके सामने पानी उतर गया। पानी उतर गया मुहावरा है यानी कि इज्जत उतारना यानी कि अपमान होना। ठीक है, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, कहीं ना कहीं उन्हें दुख होता है। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। अब यहाँ बूढ़ी काकी अपने आप से डिसाइड करती हैं, कहती हैं कि जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा खाना खाने के तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, यानी कि प्रतीक्षा यानी कि वेट करने लग गई। बुलाने की प्रतीक्षा करने यानी कि मन ही मन विचार करने लगे, जब तक कोई जो बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें एक पल किसके समान मालूम हो रहा था बच्चों? एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लग गई। धीरे धीरे क्या गुनगुनाने लग जाती हैं? वो एक गीत गुनगुनाने लग जाती हैं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। उन्हें मालूम हो रहा था कि गाते हुए देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? अब उन्हें लग रहा है कि इतनी देर तक भोजन तो कर ही लिए होंगे, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और वो कह रही हैं, गीत जो गा रहे थे सब लोग, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आवाज़ ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब उनको लगता है शायद सब लोग खाना पीना खाकर चले गए होंगे, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। रूपा चिढ़ गई।
ना जाने ना बुलाए, क्या जाने ना बुलाए। अब यहाँ पे उनको लग रहा था कि रूपा तो चिढ़ गई है, मुझसे नाराज़ हो गई, क्या मालूम ना बुलाए मुझे खाने के लिए। सोचती हो कि आप ही जाएगी, यानी कि सोचने लग जाती है कि अपने आप ही चली जाती हूँ मैं, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊंगा, यानी कि वो सोचती हैं कोई मेहमान थोड़ी ना हो मैं जो लोग मुझे बुलाने आएंगे। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। अब बूढ़ी काकी क्या करती है, चलने के लिए तैयार होती हैं। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, यह विश्वास था उन्हें कि मसालेदार पूड़ी, मसालेदार सब्जी, तरकारियाँ जब वो सब हैं वो सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी। ठीक है, उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लग गई, यानी कि मुंह में कहीं ना कहीं पानी आने लग गया। ठीक है, माउथ वाटरिंग जिसे कहते हैं वो होने लग गया उनको। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मंसूबे बांधना मुहावरा है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि कल्पना करना। ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं वो कल्पना करने लग जाती हैं। पहले तरकारियों से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर, कचौरियाँ रायते के साथ जमेदार मज़ेदार मालूम होती हैं। अब वो प्लान करने लग जाती है मैं कैसे कैसे खाना खाऊंगी। ठीक है, पहले वो क्या करेंगी, तरकारी से पूड़ी खाएंगी, फिर दही और शक्कर से, और कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार बहुत लगती हैं ये सब चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं कल्पना करने लग जाती हैं, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूरियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ा ही उड़ जाऊंगी। ये सारी प्लान कौन कर रहा है बच्चों, बूढ़ी काकी कह रही हैं कि मैं पेट भर के खाना खाएंगी, जिसको जो कहना है कहे, इतने दिन बाद मुझे पूड़ियाँ मिल रही हैं तो थोड़ा सा थोड़ी नहीं खाऊंगी, पेट भर के आराम से खाऊंगी। ये सारी प्लानिंग वो बूढ़ी काकी कर रही हैं बच्चों। देखते हैं आगे बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, उनके नसीब में है पूड़ियाँ कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियाँ चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर जूठी पूड़ियाँ छूट जाती हैं तो किस तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चाटता था, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। ठीक है बच्चों, अब मेहमान मंडली बैठी हुई है, सब लोग खाना खा रहे हैं, कोई उंगलियां चाट रहा है, कोई तिरछे देख रहा है, कोई पूड़ियाँ किसी की पूड़ियाँ छूट गई हैं, कोई एक दोना दही खा चुका है, दूसरा दोना मांगने में संकोच कर रहा है। ऐसा सब हो रहा था। इतने में बूढ़ी काकी जो थी वो रेंगते हुए वहाँ पहुँच जाती हैं। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े होते हैं। कई आदमी जब खाना खा रहे थे वो उठकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन कहता है, यह कहाँ से आ गई है, देखो किसी को ना छू ना दे। ठीक है, अब ऐसे बिहेव करने लग गए जो मेहमान लोग थे कि बुढ़िया को देख के चौंक जाते हैं। बूढ़ी काकी को कहते हैं कि कहीं किसी को छू ना दे, जैसे अछूत हो। ठीक है, तो इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला गए। मुहावरा है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्रोधित होना। अब पंडित बुद्धिराम जो है बच्चों, काकी को जैसे देखते हैं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, वो पूड़ियों का थाल लिए खड़े हुए थे क्योंकि मेहमानों को खाना खिला रहे थे। थाल को ज़मीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने कोई बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका तेंदुआ पकड़ लेता है, उसी प्रकार लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में थम से पटक दिया। तो यहाँ बुद्धिराम है जो बच्चों, वो पूड़ियों की थाल लिए खड़े हुए थे, उसे पटक देते हैं। और जिस तरह से कोई कर्जदार, भगोड़ा कर्जदार होता है ना, पैसे लेकर भाग जाता है, तो अचानक से हमें दिख जाए तो उसका कॉलर पकड़ लेते, झपट्टा मार कर कॉलर पकड़ लेते। उसी प्रकार से बुद्धिराम ने अपनी काकी को झपट्टा मारकर, तेंदुए की तरह झपट्टा मारकर उसको कोठरी में पटक देते, अंधेरी कोठरी में पटक देते। ठीक है, कौन पटक देता बच्चों, बुद्धिराम। किसको पटक देते हैं, काकी को। ठीक है, किस तरह से पटकता देख लिया ना आप लोग, अंडरलाइन कर लीजिए। ये 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा आपको कुछ क्वेश्चन। आशा रूपी वाटिका लूह के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई, यानी कि जो कल्पना कर रही थी बूढ़ी काकी कि मैं पूड़ियाँ खाऊंगी, कचौरियाँ खाऊंगी, सब्जियाँ खाऊंगी, दही खाऊंगी, वो सारी कल्पना जो थी, मुंह में पानी आ रहा
रहा था उनकी सारी वजह से, वो सारी कहीं ना कहीं नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हवा के झोंकों से बुझ गई थी, वो हवा के झोंके से वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी, बुझ गई थी, यानी कि जो विचार उत्पन्न हो रहे थे कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए थे। ठीक है, बूढ़ी काकी के। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा। अब कितनी गलत बात है बच्चों, मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, सब ने भोजन कर लिया, लेकिन किसी ने बूढ़ी काकी को नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को इसकी निर्लजता के लिए दंड देने के निश्चित कर चुके थे। निर्लजता यानी कि बेशर्मी, सेमलेस। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं बूढ़ी काकी को पनिश करने के लिए रूपा और बुद्धिराम ने तय कर लिया था कि इन्हें पनिश करना ही करना है, कि इन्होंने इस तरह से बिहेव किया है। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई। किसी ने ये नहीं सोचा कि बूढ़ी काकी बूढ़ी हैं, दीन है और हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो किसी को करुणा दया नहीं आई। ठीक है, अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। अकेली जो लाडली थी, बुद्धिराम की छोटी लड़की थी, वही कहीं ना कहीं चिढ़ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई बूढ़ी काकी के साथ ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अकेले अकेले बेचारी कुढ़ रही थी, चिढ़ रही थी। आगे देखते हैं। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसे गंध ना थी। बाल विनोद यानी कि बचपना था। कहीं ना कहीं छोटी सी लड़की थी, भोली भाली थी, चंचल थी, तो कहीं ना कहीं उसे क्या पता ये सारी चीज़ें क्या होती। ठीक है, दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ठेस कर रह गया। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे बहुत दुख होता है, उसके माता पिता इस तरह से निर्दयता से उसे घसीट कर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। वह झुझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते हैं। ठीक है, उसको कहीं लग रहा था कि काकी को क्यों नहीं पूड़ी दे देते हैं ये लोग। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, उसने अपने हिस्से की पूड़ी नहीं खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उसकी जो गुड़ियों की पिटारी थी ना बच्चों, उसमें बंद कर रखी थी। किस में बंद करके रखी थी बच्चों? गुड़ियों की पिटारी में। अंडरलाइन कर लीजिए। कौन बंद कर रखा था? लाडली बंद कर रखी थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठी। ठीक है, जैसे उसकी बातें सुनती है वो बूढ़ी काकी उठ जाती है। पूड़ियाँ देखकर कोई प्रसन्न होंगी। उसको लगता था बूढ़ी काकी जैसे उसकी पूड़ियाँ देखेंगे खुश हो जाएंगे, मुझे बहुत प्यार करेंगी। उसको लग रहा था कि बूढ़ी काकी उठेंगी और मुझे बहुत प्यार करेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। रात के 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। ठीक है, और रूपा जो थी आंगन में सो रही थी। कितने बज रहे थे बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिए। 11 बज रहे थे, रात के 11 बज रहे थे। रूपा कहाँ सो रही थी? आंगन में सो रही थी। लाडली को आंखों में नींद नहीं, यानी कि लाडली जो थी वो सो नहीं रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से उसे सोने ना देती थी। कहीं ना कहीं उसे अपने आप को खुश महसूस कर रही थी कि मैं काकी को पूड़ियाँ खिलाऊंगी, तो उसकी आंखों में नींद नहीं था। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। उसने पूड़ियों की जो पिटारी थी अपनी गुड़िया की पिटारी में रखी थी ना, वो सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, जब उसे यकीन हो गया कि उसकी अम्मा जो है वो सो रही हैं, तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। तो अपनी पिटारी को उठाती और बूढ़ी काकी की पिटारी की कोठरी की तरफ चल पड़ती है। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। तो काकी के कानों में आवाज़ आती है, काकी उठो और मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली को बोली पहचानी, और काकी जो थी वो लाडली की बोली पहचानती थी, उन्हें पहचान लिया। झट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बैठा लिया। दोनों हाथों, क्योंकि उनको दिखता नहीं था, तो दोनों हाथों से टटोलती हैं और उसे गोद में बैठा लेती है। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। अब लाडली क्या करती है? पूड़ियों को निकाल कर देती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। 5 मिनट में उन्होंने क्या किया? पूरी जो पूड़ी थी वो खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब यहाँ पर लाडली पूछती है, काकी तुम्हारा पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर थोड़ी सी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। अब जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों यहाँ पर कि थोड़ी सी वर्षा हो जाए
ठीक है, बहुत थोड़ी सी वर्षा हो जाए और ठंडक के स्थान पर गर्मी थोड़ी सी पैदा हो जाए तो वो उस चीज़ को मिटाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वैसे ही जो इच्छा थी, भूख थी काकी की पुड़िया खाने की, वो इच्छा जो थी और तीव्र हो जाती है, उत्तेजित यानी कि और बढ़ जाती है। ठीक है, बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा से यानी कि रूपा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। अब यहाँ पर लाडली कह रही है अम्मा सो रही है और जगाऊंगी उनको तो मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला और काकी जो थी जो पिटारी थी बच्चों, गुड़िया की पिटारी जी, उसे टटोलती हैं। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना बच्चों, वो गिरे हुए थे। किसमें? पिटारी में। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। ठीक है, बार बार होठ चाट रही थी, चटकारे भर रही थी। हृदय ममोस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। कहीं ना कहीं उसके हृदय में पीड़ा हो रही थी कि मैं पूड़ियाँ और कैसे खाऊँ। संतोष हेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का प्रभाव अपरिमित हो जाता है, यानी कि जो इच्छा थी वो तीव्र और हो गई थी। ठीक है, मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदात बनाता है। अब कहीं ना कहीं उनको बहुत इच्छा हो रही थी, तीव्र इच्छा हो रही थी, कहीं ना कहीं वो मतवाली हो रही थी। ठीक है, काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह रहा था। उचित और अनुचित का विचार आता रहा। वह कुछ देर के लिए इच्छा को रोकती रही, सहसा लाडली से बोलती, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वो कहती हैं लाडली से, लाडली मैं अपने आप को विचार आ रहे थे बहुत सारे, तो रोकती हुई कहती हैं कि लाडली अच्छा ऐसा करो, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। लाडली उनका अभिप्राय ना समझ सकी। छोटी सी बच्ची थी, उसको क्या समझ में आएगा कि बूढ़ी काकी ऐसा क्यों कह रही हैं। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। वो हाथ पकड़ती है और जूठे पत्तल जहाँ पड़े हुए थे ना बच्चों, वहाँ पर ले जाकर बैठा देती है। दीन क्षुद्धा तुर यानी कि भूख से हंगरी थी कहीं ना कहीं। हत ज्ञान यानी कि बेहोश बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगे, यानी कि खाने लग जाती। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। बूढ़ी बुद्धिहीन होते हुए इतना जानती थी कि मैं यह कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। अब जायज़ सी बात है बच्चों, इस तरह से मेहमान लोग खाना खाकर गए हुए हैं और उसके जो जूठे पत्तल हैं उसमें से बुढ़िया बेचारी खा रही है, तो उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि मुझे ऐसा नहीं काम करना चाहिए था। ठीक है, मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो बुढ़ापा होता है ना बच्चों, वो तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है, जब संपूर्ण इच्छाओं एक ही पर ही केंद्र हो जाती है, यानी कि जितनी भी इच्छा होती है एक जगह पर केंद्रित हो जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वाद इंद्रियाँ थी, यानी कि बूढ़ी काकी का ये केंद्र क्या थी? स्वाद इंद्रियाँ, यानी कि उन्हें स्वादिष्ट खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। ठीक उसी समय क्या हो जाता है बच्चों? रूपा की आँख खुल जाती है। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के उधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी है, तो वो चारपाई से इधर उधर देखने लग जाती है कि कहीं कहीं गिर तो नहीं गई उसकी बेटी। उसने यहाँ वहाँ ना पाकर वह उठी तो वह देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। अब उठती है बिस्तर से तो देखती है आंगन में कि जो लाडली है चुपचाप से खड़ी हुई है और जो बूढ़ी काकी है पत्तलों से जूठन उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। टटोलना यानी कि देखना। अब ये बहुत ही गलत बात है ना बच्चों। एक बुजुर्ग, घर का बुजुर्ग जो है वो जूठी पत्तल टटोल रहा है, देख रहा है। ये दृश्य यानी कि ऐसा दृश्य तो बहुत कम देखने को मिलता है ना बच्चों घर के अंदर। तो यही बात कहीं ना कहीं रूपा को लगती है तो दुख होता है उसको। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही थी
यानी कि थोड़ी सी पूड़ियों के लिए उसकी चचेरी सास जो थी इस तरह से कार कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत दुख होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ज़मीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार को कोई आपत्ति आने वाली हो। रूपा को क्रोध ना आया था, ठीक है, रूपा गुस्सा नहीं हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है भगवान, ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खाने लग गया था, ऐसा लग रहा था संसार में कोई विपत्ति आने वाली है, ठीक है। शोक के सम्मुख क्रोध कहा, यानी कि कहीं ना कहीं वो दुखी थी, तो उसे दुख के आगे उसे क्रोध नहीं आ रहा था। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई थी, कहीं ना कहीं दया आ गई थी उसको, कहीं ना कहीं डर गई थी वो भगवान से, ठीक है, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। इस अधर्म के पाप पर भागी कौन है? अब इस अधर्म जो पाप हो रहा था ना बच्चों, इसका भागीदार कौन था? कहीं ना कहीं रूपा थी, उसके पति था। तो ये क्वेश्चन करती हो अपने आप से कि ये अधर्म जो हो रहा है, ये पाप जो हो रहा है, उसका भागीदार कौन है, यानी कि इसका दोषी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, और सच्चे हृदय यानी कि हृदय सच्ची भावना से उसने गगन मंडल यानी कि आकाश की तरफ हाथ जोड़कर कहती है कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। कहीं ना कहीं डर जाती है भगवान से और कहती है भगवान मेरे बच्चों पर दया करना, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो। कहीं ना कहीं डर जाती हो, कहती है जो अधर्म हो रहा ना बच्चों भगवान, उस पर मुझे दंड मत देना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। रूपा अपनी स्वार्थपरता और अन्याय का इस प्रकार का प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, उसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोसती है, कहती है कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय मिल रही है और उसी की मैंने ऐसी दुर्गति कर दी है भगवान, और मेरे कारण, यानी कि मेरे कारण ऐसी दुर्गति हो रही है भगवान। हे दयामय भगवान, हे दया करने वाले भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारे से दासी बनी रही, यानी कि इतने सारे लोग आए, मेरे बेटे का तिलक था, हजारों लाखों लोगों ने खाया और सबके इशारों पे मैं भागती रही, दासी बनी रही, नौकरानी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यर्थ किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए उसे इस उत्सव को भी भरपेट भोजन ना दे सकी। अब कहीं ना कहीं उसे दुख होता है, जिसकी बदौलत मुझे इतने पैसे मिले हैं और उसी को ही मैं इस उत्सव यानी कि तिलक के उत्सव पर उन्हें भोजन ना करा पाई, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय हैं। सिर्फ यही कारण था कि वो वृद्धा है, बूढ़ी है, असहाय है, इसलिए मैंने उन्हें भोजन नहीं कराया। हजारों लोगों को मैंने भोजन कराया और एक अपनी बूढ़ी काकी को भोजन नहीं करा पाई। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी को रख दी। अब क्या करती है रूपा बच्चों? दिया जलाती है, भंडार का जो स्टोर रूम था बच्चों उसका दरवाज़ा खोल देती और एक थाली में संपूर्ण सामग्री यानी कि पूड़ी, कचौरी, सब्जी, दही जो भी था सब सामग्री सजाकर बूढ़ी की काकी ओर ले आती है। ठीक है, रूपा ने कंठा और रुद्ध स्वर से कहा, यानी कि कहीं ना कहीं गला उसका भर आया था, रोने जैसी हो गई थी वो। काकी उठो, भोजन कर लो। वो कहती है काकी उठो आप भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। कहीं ना कहीं कहती है काकी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे इसका अपराध की क्षमा कर दे, मुझे भी अपराध ना दे भगवान। ठीक है, भोले भोले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूल कर बैठी और खाना खा रही थी। अब बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जो छोटे बच्चे होते हैं ना बच्चों, हम कभी डांट देते हैं उन्हें, लेकिन जब उन्हें चॉकलेट मिठाइयाँ जब देते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और वो अपनी चीज़ों को खाने लग जाते हैं, चॉकलेट मिठाइयाँ खाने लग जाते हैं। तो उसी तरह से बूढ़ी काकी भी सब कुछ भूल जाती हैं, तिरस्कार भूल जाती हैं और वो खाना खाने में मग्न हो जाते हैं। उनके एक एक रोए से
सदिच्छाएं निकल रही थी, यानी कि सच्ची दुआएं निकल रही थी, और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। और ये स्वर्गीय जो दृश्य चल रहा था ना बच्चों, ये कौन ले रहा था? रूपा लेने में मग्न थी, यानी कि कहीं ना कहीं वो देख रही थी, निहार रही थी उन्हें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे एक्सरसाइज करा लेती हूँ मैं। पहला है हमारा पेज नंबर 95 ओपन कर लीजिए, और सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है। पहला क्वेश्चन है, स्वभाव के अनुसार पात्र का नाम। क्रोधी कौन था यहाँ पर, लालची कौन था, शरारती कौन था, और स्नेही कौन था? ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स भी हम। पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि स्वभाव के अनुसार पात्र हैं, क्रोधी थी रूपा, लालची था बुद्धिमान बुद्धिराम, और शरारती था दोनों लड़के, स्नेही थी लाडली। ठीक है बच्चों, लाडली कैसी थी? स्नेही थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन कौन कौन से थे बच्चों? बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन कौन कौन से थे? इसके आंसर हमें लिखने हैं। चलिए मैं इसके आंसर बता देती हूँ आपको। नंबर 1 है पूड़ियाँ, दूसरी है मसालेदार तरकारियाँ, तीसरी है कचौड़ियाँ, और चौथा है रायता। ठीक है बच्चों, ये 4 डिशेस थी जिसे बूढ़ी काकी को ललचा रही थी। कौन थी? पूड़ियाँ, मसालेदार तरकारियाँ, कचौड़ियाँ, रायता। ठीक है बच्चों, ये 4 डिशेस थी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बुद्धिराम की काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाले 4 बातें। ठीक है, हमें 4 बातें लिखनी है। बुद्धिराम का काकी के प्रति कौन से व्यवहार कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, वो 4 बातें हमें लिखनी है। चलिए इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको। तो पहला है इसमें, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादे को बुद्धिराम द्वारा ना निभाना, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन ना देना। तीसरा है, भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयतापूर्वक पकड़कर उसकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। और चौथा है, बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घर वालों के लिए भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए ना पूछना। ठीक है बच्चों, ये 4 दुर्व्यवहार थे किसके? बुद्धिराम के। ठीक है बच्चों, किसके प्रति? काकी के प्रति। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कारण लिखना है। नंबर 1 है, बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। दूसरा है, लाडली ने पूड़ियाँ छिपाकर रखी। और तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में थंब से पटक दिया। और चौथा है, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। ठीक है, ये 4 कारण हमें लिखने हैं। चलिए इसके 4 कारण मैं बता देती हूँ आपको। पहला है, बूढ़ी काकी के परिवार में एक भतीजे के अलावा कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। दूसरा है, लाडली उन पूड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वो उन्हें खा सके। नंबर 3 है, बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमानों के बीच पहुंची थी, इससे कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इस पर गुस्सा आ गया था और बूढ़ी काकी को अंधेरी कोठरी में थंब से पटक दिया था। ठीक है, चौथा है, अंग्रेजी पढ़े लिखे युवक उदासीन थे क्योंकि वह गवार मंडली में बोलना नहीं चाहते थे अथवा सम्मिलित होना उनकी प्रतिष्ठा से प्रतिकूल समझते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। सूचना के अनुसार शब्द परिवर्तन कीजिए। विलोम शब्द लिखना है बच्चा का, बहुवचन लिखना है, लिंग परिवर्तन लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, बच्चा का हमें 4 लिखना है बच्चों, विलोम शब्द, पर्यायवाची, बहुवचन और लिंग परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं। तो शब्द हमारा है बच्चा। ठीक है, विलोम शब्द क्या होगा? बच्चा का बूढ़ा हो जाएगा। पर्यायवाची क्या होगा? बालक हो जाएगा। अब बच्चे का बच्चे हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा बच्चे, और लिंग परिवर्तन बच्ची हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। बच्चा का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द बूढ़ा, और बच्चा का पर्यायवाची बालक हो जाएगा, और बच्चा का बच्चे हो जाएगा बहुवचन, और लिंग परिवर्तन बच्ची हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आशा है मुझे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।